एक बार एक गांव के बाहर एक चुड़ैल और एक भूत बंधे होते हैं और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। वहां पर एक तांत्रिक भी बैठा होता है जिसने उन्हें बांध कर रखा होता है। भूत देखने में काफी ताकतवर दिख रहा होता है। गांव वालों के कहने पर भूत अपनी कहानी सुनाता है। मेरा नाम बाहुबली है। बाहुबली, क्या तुम सच में बाहुबली हो? वो जो बहुत ताकतवर थे और जिसकी ताकत के चर्चे सब तरफ थे। हाँ, मैं वो ही बाहुबली हूँ। लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम लोगों को तो मालूम है, मैं गांव में अपने भाई राजा के साथ रहता था और ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने एक घूंसे से किसी बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबी और ताकत ही मेरी दुश्मन बन जाएगी। मेरे ही गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो आदमी रहते थे। एक दिन, अरे बाहुबली, सुना है कि आप में बहुत ताकत है, एक घूंसे से आप बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकते हो। मुझे भी दिखाओ ना अपनी ताकत। हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि किसी जानवर को मारना गलत बात होती है। तभी वहाँ पर एक पागल बैल आ जाता है जो कि एक खूबसूरत लड़की की तरफ उसको मारने जा रहा होता है। ए लड़की, हट जा सामने से, हट जा। लेकिन शायद लड़की को सुनाई नहीं देता और वो नहीं हटती। सांड उस लड़की की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी बीच में बाहुबली आ जाता है। बाहुबली सांड को उसकी सींगों से पकड़ लेता है। अरे अरे, रुक जा सांड, रुक जा, किससे मरेगा, रुक। लेकिन सांड नहीं रुकता। इस पर बाहुबली को गुस्सा आता है और वो सांड को एक जोर का घूंसा मारता है। सांड नीचे गिर जाता है। ये दृश्य देखकर सारे गांव वाले बाहुबली को घेर लेते हैं। अरे वाह बाहुबली, तुम तो सच में बहुत बलशाली हो, एक ही घूंसे में सांड को गिरा दिया। सभी लोग बाहुबली की वाहवाही कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। उसे देखकर बाहुबली उसे देखता ही रह जाता है। बाहुबली जी, बस भी करिए, अब क्या आंखों से एक्सरे करोगे मेरा? बस भी करो घूरना मुझे। जी 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 जी, जी नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं, ये तो ऐसे ही। हाँ, क्या ये तो मैं ऐसे ही, मैं वैसे ही। मेरा नाम रुक्मणी है और मदद के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहुबली को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अरे बिल्ला, क्या लड़की है यार, मुझे तो लगता है इससे प्यार हो गया है भाई। बाहुबली का दम निकालने वाले भी हैं इस दुनिया में। लेकिन भाई, ये जमींदार की लड़की है, जरा सोच समझ कर इश्क करना। लेकिन बाहुबली बिल्ला की नसीहत पर कोई ध्यान नहीं देता और अगले दिन जब रुक्मणी कॉलेज जा रही होती है तो उसे रोक लेता है। रुक्मणी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, ये तो हर लड़का ही कहता रहता है। तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी सारी आशिकी निकाल देंगे। इसके बाद रुक्मणी वहाँ से चली जाती है और रात में जब बाहुबली सो रहा होता है तब वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। जैसे ही बाहुबली दरवाजा खोलता है, गुंडे उसको संभलने का मौका नहीं देते और पीटने लगते हैं। उनकी पिटाई से बाहुबली बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पास ही में एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है, उस लड़की रुक्मणी से दूर रह, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद इस बात का पता रुक्मणी को चलता है और वो काफी दुखी होकर बाहुबली के पास पहुंचती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना मैं तुम्हें मिलती हूँ ना तुम्हारे साथ ये सब होता। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम चिंता ना करो। मुझे ये जो कोई भी हो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुमसे तो मैं ही शादी करूंगा एक दिन।
ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उसी रात बाहुबली जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ रंगा और बिल्ला पहुँचते हैं। और बाहुबली भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे होंगे अपनी रुक्मणी से मिलने, और क्या। वो कहते हैं ना, लड़की आई नहीं कि दोस्तों को भूल गया। अरे तुम दोनों को लड़कियों के अलावा कुछ नहीं आता? अरे भाई, जिंदगी में कुछ और भी है करने को। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और लड़की के सहारे जिंदगी नहीं कटती। काम धंधा और मेहनत भी करनी पड़ती है, नहीं तो लड़की भी छोड़ के भाग जाती है, समझे? ऐसा कहकर बाहुबली आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी रंगा उसके पीछे से उस पर चाकू से वार कर देता है। सही बोला तू भाई, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। पहला काम तो तुझे ही रास्ते से हटाना है। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, मैं वापस आऊंगा। रंगा और बिल्ला बाहुबली को मारने के बाद रुक्मणी के पास जाते हैं और उसे बाहुबली की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से बाहुबली की लाश की तरफ भागने लगती है, तभी बिल्ला उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? वो तो गया रानी, अब तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मर जाओ या हमारी बात मान लो। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, इसको समझाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रंगा रुक्मणी को जोर से धक्का देता है। रुक्मणी नीचे गिर जाती है और धक्के की वजह से वहीं मर जाती है। अरे बाप रे, लगता है ये मर गई है। अब क्या करें? अगर इसके बाप को पता चला तो वो हमें मार देगा। तभी वहाँ बाहुबली का भाई राजा आ जाता है। बहुत बाहुबली करती थी। जो राजा की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं होगी। और मेरे दोनों दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी सच्ची दोस्ती निभाई है। इसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर मरने के बाद बाहुबली और रुक्मणी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। फिर एक दिन जब रंगा और बिल्ला अपने घर में सो रहे होते हैं, रंगा, ओ रंगा, अरे मर गया रे। बाहुबली का भूत भी रंगा की गर्दन तोड़ देता है। फिर चुड़ैल और भूत रंगा और बिल्ला को मार देते हैं और राजा से अपनी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जैसे ही राजा को रंगा और बिल्ला की मौत की खबर मिलती है, वो एक तांत्रिक को बुला लेता है। बाबा मुझे बचा दो। मेरे भाई का प्रेत मेरी जान लेने पर तुला है, वो मुझे मार डालना चाहता है। मेरे रहते तुझे कोई चुड़ैल या भूत छू नहीं सकता, तू डर मत। बस इस तरह मैं तुम लोगों के जाल में फंस गया और मेरा हत्यारा भाई अभी भी खुला घूम रहा है। तुम्हारे साथ में तो बहुत बुरा हुआ है बाहुबली भाई, लेकिन आप कौनो चिंता ना करो, हम तुहार पूरी मदद करेंगे। हो तांत्रिक जी, इन दोनों को आजाद कर दीजिए। अरे नहीं, हम इनके भाई से पैसे लिए हैं उनकी जान बचाने के लिए। देखो तांत्रिक, सीधे से हमारी बात मान लो और इन दोनों को आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान कौन बचाएगा हमसे। गांव वालों का गुस्सा देखकर तांत्रिक डर जाता है और भूत और चुड़ैल को आजाद कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़कर सीधा राजा के घर पहुँचते हैं। मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे, लेकिन अब तो तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझे इतना प्यार करता था। अरे जलन होती थी मुझे, जहाँ देखो बाहुबली। रुक्मणी से शादी करना चाहता था, लेकिन उससे भी बस बाहुबली, बस मार दिया तुम दोनों को। लेकिन हम तुझे मारेंगे नहीं,
बल्कि तेरी ऐसी हालत कर देंगे कि फिर कोई ऐसी हरकत न करे। फिर चुड़ैल और भूत राजा की आंखें फोड़ देते हैं और जुबान काट देते हैं और उसकी एक टांग भी काट देते हैं। अब जब तक तू जिंदा रहेगा हमें याद करता रहेगा। धर्मपुर नामक गांव में एक बार इच्छाधारी नागिन घुस आती है। वो बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल लाल और फन फैलाए हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो गांव के जसरत के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जसरत और उसकी पत्नी अंजू नागिन के आगे बेबस थे, इसलिए अपने बेटे को बचा नहीं सके। मेरा बेटा, वो नागिन मेरे बेटे को उठाकर ले गई। अरे किसी ने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? डर के मारे ही किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। कुछ लोग गए हैं उस नागिन के पीछे, वापस आएंगे वो लोग, तभी कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे के बारे में। जो लोग नागिन के पीछे गए थे वो वापस तो आ गए थे, पर उन्हें वो नागिन और जसरत का बेटा कहीं नहीं दिखा। सुबह का समय था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी झाड़ियों से नागिन निकलकर बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ, ये नागिन फिर से हमारे गांव में आ गई। ये नागिन हमारे बच्चों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तुम सब मुझे कितना भी मार लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, वो भी इच्छाधारी नागिन। पर तुम्हारे बच्चों का क्या? अगर वो एक बार मर गए तो वो मेरी तरह दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतना बोलकर नागिन सभी बच्चों को उठाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गई, उसे बचा लो कोई। मुनिया के बापू, मेरी बेटी को बचा लो, उसे वापस ले आओ। वो मेरा ना वो नागिन मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। वो नागिन मेरे बेटे को भी मार देगी। वो नागिन रोज आती है और हमारे गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती है। उनका वो क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। इस गांव की हर माँ की गोद सूनी होती जा रही है उस नागिन की वजह से। हम कब तक ये सब सहेंगे? हमारे बच्चों से ही हमारी दुनिया है, वो ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या था, गांव वालों ने एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को गांव में बुलाया। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तुम लोगों ने सपेरे को बुलाया है? ये इतना सा सपेरा क्या मुझे पकड़ पाएगा? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि नागिन इतनी बड़ी है? ये तो बहुत ही बड़ी है। हमने तुम्हें बताया तो था कि नागिन बहुत बड़ी है। ये वही नागिन है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। नागिन अपना फन फैलाती है और सपेरे को डस लेती है। सपेरा तुरंत मर जाता है। तुम लोग कितने भी बड़े सपेरे को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती हो? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? नागिन कभी बिना मतलब के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और तुमने तो मेरी दुनिया ही तबाह कर दी। तुम लोगों ने भी मेरे बेटे को मार डाला था, बस मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है वैसे ही मैं तुम सबकी गोद भी सुनी कर दूंगी। मार डालूंगी सभी बच्चों को। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे भला? हमने नहीं मारा उसे। तुम्ही ने मारा है। मैंने खुद अपनी मन की शक्ति से देखा वो नजारा। एक बार मेरा बेटा इस गांव में घुस आया था। जैसे ही तुम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने तभी अपना दम तोड़ दिया। जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहीं कहीं मेरा बेटा, जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहां जहां मेरा बेटा मरा पड़ा था, उसे उठाकर मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। उसके बाद मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं तुम सब के बच्चों को मार दूंगी, जैसे तुमने मारा मेरे बच्चे को। नागिन के बेटे को बहुत बड़ी भूल हुई है।
अच्छा हुआ मैंने वक्त पर अपनी गर्भवती बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया। तभी दूर से आवाज आती है, निर्मला चाची, ओ निर्मला चाची, तुम्हारा बेटा और बहू गांव में वापस आ गए और वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ आपके पोते को भी लाए हैं। निर्मला का बेटा कौशल और बहू विधि गांव में वापस तो आ गए थे, पर उन्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या बात है, आप सभी एक जगह इकट्ठा क्यों हो? आप सभी कुछ परेशान भी दिख रहे हो। गांव में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप किस सोच में खो गई? अपने पोते को गोद में नहीं लेंगी क्या? हम लोग बहुत थक गए हैं सफर में, थोड़ा आराम चाहते हैं। गांव वाले और निर्मला उन्हें कुछ नहीं बताते। निर्मला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। शाम का समय था। निर्मला कुछ सोचते हुए अपने बहू बेटे को खाना परोस रही थी। तभी कौशल पूछने लगता है, माँ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? जरूर कोई बात तो है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। जब से हम गांव में आए हैं, गांव के लोग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई हंसी थी ही नहीं, सब गुमसुम से। निर्मला रोने लगती है और बोलती है, बेटा तुम अभी बहू और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाओ। निर्मला कौशल को नागिन के बारे में सब बता देती है। फिर क्या था, गांव में तभी नागिन घुस आती है। कौशल अपनी पत्नी और बच्चे को अंदर छुपा देता है और एक चादर लेता है। उस चादर को वो इस तरह लपेटता है जैसे सभी को लगे कि उसमें उसका बच्चा हो। कौशल उसे हाथों में लिए बाहर जाता है और नागिन को वहां से जाने को बोलता है। ओ नागिन, इस गांव में आतंक मचाना छोड़ दे और यहाँ से जा। अब तू हमारे बच्चों पर नजर डालेगी तो हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। तू मुझे जाने को बोल रहा है? हाथ में बच्चा पकड़े हुए है और मुझे चला भगाने। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो तेरे इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी। अब के आखिरी बार सूरत देख ले अपने बच्चे की, फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। नागिन फौरन उसके हाथों से बच्चा छीन लेती है और जाने लगती है। कौशल नागिन का पीछा करता है और गांव के कुछ लोगों को भी अपने पीछे आने को बोलता है। कौशल की हिम्मत देख सभी उसका साथ देते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। नागिन जंगलों के बीच अपनी गुफा में घुस जाती है। ये नागिन तो गुफा में चली गई, पर गुफा में इतनी रोशनी किस चीज की है? रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वो तो सब ठीक है, पर तुमने अपना बच्चा उस नागिन के हवाले इतनी आसानी से क्यों कर दिया? कौशल सभी को बता देता है कि उसने सिर्फ बच्चा दिखने का नाटक किया नागिन के आगे। उसमें बच्चा नहीं था, उसमें सिर्फ चादर थी। तभी गुस्से में नागिन बाहर निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उस चादर में कोई बच्चा नहीं था। उसे शायद पता नहीं कि मैं नागिन हूँ। नागिन, उसे छोड़ूंगी नहीं। नागिन कौशल को मारने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है, कौशल पीछे से उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुसते ही वो हैरान रह जाता है। जो तेज रोशनी थी वो एक मणि से आ रही थी और वो मणि उसी नागिन की थी। उस मणि के आसपास वो सभी बच्चे बेहोश पड़े थे जिन्हें वो अपने साथ उठा लाई थी। नागिन ने किसी को नहीं मारा था। कौशल जैसे ही मणि को हाथ लगाता है, नागिन को एहसास हो जाता है कि मणि किसी के हाथ लग गई है। वो फौरन गुफा में पहुंचती है। ए लड़के, इस गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तूने मेरी मणि को हाथ लगाया? ला, मेरी मणि मुझे वापस दे। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इन सभी बच्चों को मैं अपना बनाना चाहती थी, पर इन सब ने मुझे माँ कहने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मारा नहीं। वो देखो उधर, वो मेरा बेटा है, मर चुका है वो। मैं बस उसे ऐसे देखकर ही जीती हूँ। नागिन की बात सुनकर कौशल को उस पर बहुत दया आती है। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। नागिन कौशल के साथ चल देती है। ये भभूत तुम अपने मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़क देना। उसकी आत्मा कहीं भी होगी, वो आकर उसमें वापस समा जाएगी और वो जीवित हो उठेगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही नागिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी।
नागिन और कौशल वापस गुफा में जाते हैं। नागिन जैसे ही भभूत अपने मरे हुए बेटे पर डालती है, वो सच में जीवित हो जाता है। नागिन अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को पहले जैसा कर देती है। गांव के लोग अपने बच्चों को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और कौशल का शुक्रिया करते हैं।